एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। जैसे कि आप लोगों को पता है, सैटरडे संडे हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 1000 प्लस क्वेश्चन करने का हमारा जो है टारगेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट ऑफ करंट इज। तो करंट का यूनिट, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है, ओहम के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखो, तो करंट जो करंट का यूनिट है वो क्या है, वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। और रजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम है। किसका? रजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा, तो 2 यूनिट ये याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन B12 इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग का मतलब मुकाबला करना। तो विटामिन B12 जो है, एक्चुअली जो बी फैमिली है, विटामिन बी की जो फैमिली है उसमें विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट हो जाता है और विटामिन B7 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे तो आपको विटामिन B सारे अनाज में मिल जाएगा, जितना भी हम अनाज खाते हैं, जैसे रोटी वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, तो सीरियल्स जिसे कहते हैं, नॉर्मली सीरियल्स जब कहते हैं हम लोग तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जो अनाज हम खाते हैं मोस्टली उसमें विटामिन B मिल जाता है आपको। ठीक है, बट विटामिन B12 B7 जैसी चीज़ें एक्स्ट्रा में लग जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है एक्चुअली, विटामिन B7 या फिर विटामिन B12 ये लड़कियों में मोस्टली ये थोड़ा सा कमी पाई जाती है और इसका इंटेक लिया जाता है। मे बी आप फ्रूट्स वगैरह से इसका इंटेक कर सकते हो या फिर आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो एनीमिया की जिसको शिकायत होती है, ठीक है, जिसका खून का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एनीमिया की जो शिकायत होती है, मोस्टली ये गर्ल्स में ही प्रॉब्लम होता है। तो एनीमिया की शिकायत दूर करने के लिए या फिर एनीमिया जैसी बीमारी को मुकाबला करने के लिए विटामिन B12 की गोलियां दी जाती है। ठीक है, अगर आपका है ना, नॉर्मली अगर आप डरमैट के पास चले जाओ, ठीक है, लाइक कि ऐसे अगर आप नॉर्मल चेकअप के लिए भी चले जाओ ना, तो वो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देगा ही देगा। विटामिन B12 का नहीं दिया ना, तो उसने बायोटिन के देना ही देना है। मतलब एक उम्र के बाद, जैसे 20-25 के बाद अगर आप डरमैट के पास चले जाओ कि भाई मेरा हेयर फॉल हो रहा है या फिर मेरी स्किन थोड़ा सा ड्राइनेस वगैरह आ चुका है, ऐसे अगर कुछ भी बोल के चले जाओ, क्योंकि पर्सनली मैं खुद डरमैट के पास अराउंड मैं कॉलेज में थी जब मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि विटामिन B का जो है इंटेक सही करना चाहिए स्किन एंड हेयर के लिए, स्पेशली एंड फॉर गर्ल्स उन्होंने कहा है। तो जितने भी गर्ल्स यहाँ पे देख रही है, विटामिन B के रिसोर्सेज देखो, जितने भी सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज देखो और उसका इंटेक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन A की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, और गॉइटर जो है वो जो गला पूरा ऐसे एकदम से फूल जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से ये चीज़ होती है। ठीक है, गॉइटर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द थर्ड हाइएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड इज। तो सिविलियन अवार्ड जो थर्ड हाईएस्ट कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट है। मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता देती हूँ। पद्म, ये अपना भारत रत्न जो है ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इस भारत रत्न। देन उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण एंड फोर्थ नंबर इज फॉर पद्मश्री। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा क्रोनोलॉजी याद कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा है? सबसे पहले हमारा भारत रत्न, देन सेकेंडली पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड फॉर अस। ठीक है, फॉर इंडियन। नेक्स्टली, भारत रत्न क्या सिर्फ इंडियन को ही दिया जाता है? नहीं, भारत रत्न हम फॉरेनर को भी देते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा ये पूछा जाएगा आप लोगों को कि जो इससे ही रिलेटेड है, मतलब क्रोनोलॉजी से रिलेटेड डिफेंस में जो अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, वो अवार्ड का क्रोनोलॉजी याद कर लो। अब उसका क्रोनोलॉजी कैसे याद करोगे? अगर मेरा आपने 239 वाला PDF परचेस किया है, तो उसमें मैंने आई थिंक ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद एक पूरा जो है डिफेंस रिलेटेड डेटा दिया है आपको, तो वो आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो डेटा जो मैंने दे रखा है ज्योग्राफी के बाद ही आई थिंक, तो प्लीज़ वो आपने पूरा याद कर लेना है। जो भी लोग डिफेंस का पेपर देना जा रहे हैं आगे, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, वो याद कर लेना आपको। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड भी डेटा दिया है मैंने उसमें, वो भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो है हमारा 5 ईयर प्लान के बारे में बात की जा रही है। 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग कमीशन कब बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कितने साल का था, ठीक है, उसका पहले साल का मोटो क्या था, लास्ट साल का मोटो क्या था, मतलब जो 5 ईयर प्लान थे वो सारे आपको मैंने मेरे इकोनॉमिक्स के क्लासेस में बता रखे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको फिर से देखना है। DFCCIL के स्टूडेंट प्लीज़ सुन लो, आपको इकोनॉमिक्स के क्लासेस फिर से देखना है। आप एक काम कर सकते हो, 1.5x की जो स्पीड होती है वो स्पीड पे आप फिर से उसका रिवीजन कर लो। वैसे तो मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ, तो आप लोगों को 1.5 की स्पीड करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई रिवीजन करने में थोड़ा सा लाइक टाइम वगैरह जा रहा है, तो 1.5 पे कर सकते हो आप लोग। ओह नो, 1.5 की स्पीड करो और उसको देखो, रिवीजन करो। जितना ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है, जैसे इकोनॉमिक, मार्केटिंग, फिर से देखो, रिवीजन करो और उसका है ना टेस्ट लगाना। टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस कर लेना। यूज़ माय कोड CTMV7N, ठीक है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो 1 मंथ का भी परचेस कर लेगा। 1 मंथ का जो आई थिंक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो और इसमें मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो उतने ही पैसे आपको कम देने पड़ेंगे, ठीक है। और प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ लगाना मस्ट है आप लोगों के लिए। कुछ भी हो जाए, आप ना एक सब्जेक्ट के 5 पॉइंट्स पढ़ो मत, ठीक है, बिल्कुल पढ़ के भी मत जाओ। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाया या फिर PYP पेपर नहीं सॉल्व किया तो ये आपकी खुद की गलती है, ठीक है। मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि PYP पेपर तो लगाओ ही लगाओ, और जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल, वो टेस्ट सीरीज़ आपको देना ही देना है, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, जब आपके पास पैसा आएगा या फिर गरीबी खत्म हो जाएगी। तो 4th 5 ईयर प्लान जो था वो गरीबी हटाओ योजना के तहत या फिर गरीबी हटाओ स्लोगन के तहत चला था, ठीक है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम 4th था या 5th था। तो देखो 4th ही प्लान था जहाँ पे इंदिरा गांधी जी का स्लोगन आया था गरीबी हटाओ करके। फिर उनकी सरकार चली गई, फिर से सरकार बनी, तो 5th में भी वही स्लोगन उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी पूछा जाए 4th 5 ईयर प्लान आप जो है क्लिक करके आ सकते हो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की चीज़ मतलब कि भाई अल्टीमेटली आपके पास पैसा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इकोनॉमी इज एट द टेक ऑफ स्टेज, ठीक है, ऑन द पाथ टू द डेवलपमेंट व्हेन इट। तो एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था टेक ऑफ स्टेज पे कब होती है, कब मतलब उसका डेवलपमेंट के पाथ पे वो चलती है कि उसकी उतनी ज़्यादा सुधारना हो जाती है विकास के पाथ पे, तो जब वो बहुत ही ज़्यादा स्टेडी होती है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे ही टेक ऑफ लिया इसने, ठीक है, टेक ऑफ लिया, टेक ऑफ लेने के बाद स्टेडी रहती है, फिर एकदम से लाइक कि वो बढ़ती जाती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये कॉन्स्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे अर्थव्यवस्था कांस्टेंट हो जाती है, वो पॉइंट होता है स्टैगनेंट पॉइंट, स्थिर हो जाता है, ठीक है। स्टैगनेंट पॉइंट कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, बड़े बड़े जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो अभी उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टैगनेंट पॉइंट पे है, एकदम स्थिर पॉइंट पे है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग एशिया के साथ व्यापार करना चाह रहे। क्यों करना चाह रहे, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है मार्केट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन हम लोगों का बढ़ चुका है। पहले हमारे पास टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था मोस्टली, अब हर एक के घर में टीवी है, ठीक है। पहले बहुत मतलब लॉकडाउन के पहले तो देखो कार वगैरह ऐसे लाइक लगता था कि कम ही लोगों के पास कार होगी। अब देखते तो कॉलोनी में हर एक घर के सामने कार खड़ी है, हमारे घर के सामने, लोगों के घर के सामने, मतलब लाइक कि कार जैसे नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। पहले छोटे थे जब हम, कार मुझे ऐसा लगता था कि भाई बहुत ही लाइक लग्जरियस थिंग होगी, बट अब ऐसा लगता है कि ठीक है, कार तो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ऐसे। तो ये कहाँ पे क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमको चीज़ें जो है वो क्वालिटी की मिल रही है और कम से कम दाम में दी जा रही। क्यों, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये कहाँ से आ रही है, स्टैगनेंट जो इकोनॉमी है, ये लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे, यहाँ पे मार्केट बना रहे। एक पॉइंट आता है अगर सपोज, ठीक है, सही से चला तो वही स्टैगनेंट पॉइंट पे रहेंगे, स्थिर पॉइंट पे रहेंगे, या फिर बहुत ही बेकार सिचुएशन आ गई तो फिर ये नीचे 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 फिर भाई फिर से शुरू करना पड़ेगा जीरो से। तो समझ में आ गया कि जब टेक ऑफ स्टेज पे होती है इकोनॉमी तो वो स्टेडी ग्रोथ हो जाती है, उसकी स्टेडी ग्रोथ चलती है भाई, एकदम से स्थिर उसकी वृद्धि होती है। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो स्थिर हो जाता है, उसको कहते हैं स्टैगनेंट पॉइंट।
और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे अगर सही चला तो ठीक, अदरवाइज फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड, हम फॉरेन एड सबसे ज़्यादा कब हमको मिलता है, जैसे एशिया में अभी फॉरेन एड बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। फॉरेन एड का मतलब कि आर्थिक सहायता मिलती है दूसरे देशों से। तो कब, जब हमारा मार्केट बहुत बड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि DFC का एक कॉरिडोर वर्ल्ड बैंक जो है प्रमोट करते, नॉट प्रमोट एक्चुअली, वर्ल्ड बैंक उस पर पैसा लगा रही है, और एक जो कॉरिडोर है उस पर जापान की एक कंपनी पैसा लगा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई हमने जितना भी पैसा लगाया उसका दुगना पैसा यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? सपोज 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है तो 1-2 साल में ही उतना पैसा निकल जाता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक कोई भी चीज़ हो, तो पब्लिक, हमारे यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, खर्चा करने वाले लोग ज़्यादा है, तो पैसा अल्टीमेटली वहाँ पे ज़्यादा जमा होता है, ठीक है। अगर आप ये ऐसे क्यों नहीं सोचते कि नॉर्मली अगर हर एक घर में जितने भी लोग हैं वो, उसने हर एक घर के हर एक सदस्य ने 1-1 रुपया भी जमा कर लिया, ठीक है। जैसे मेरे घर में 7 लोग हैं और हम 7 लोगों ने 7 रुपये जमा किए। हमारे साइड जो भी क्या कहते हैं उनको, पड़ोसी, हाँ, पड़ोसी के घर में जितने हैं उन सब ने जमा कर दिए। तो सारे जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने पैसे जमा कर दिए, तो हमारे पास कितने ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, 1-1 रुपया ही समझो, ठीक है। तो जितनी हमारी आबादी है उतने हमारे पैसे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक से पैसा, जब आप बहुत ज़्यादा पब्लिक से पैसा आता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। इसीलिए लोग जो है हमारे यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली क्या है भाई? ओलिगोपोली में है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार जब पढ़ोगे हिंदी में तो फटाक से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे होता है कि बेचने वाले कम और खरीदने वाले ज़्यादा, ठीक है। अ फ्यूअर सेलर्स एंड मोर बायर्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत कम। जैसे मैं हमेशा ये ओलिगोपोली के लिए एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जो है टेलीकॉम जो हमारी सर्विस है उसमें जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, हाँ, 4 ही ऐसी कंपनियां हैं जो हम टिप्स पे हम गिन सकते हैं, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस जो है इंडिया की, हम टिप्स पे उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये ओलिगोपोली बिजनेस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई बेचने वाले बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ओलिगोपोली। कुछ होता है मोनोपोली। अब मोनोपोली माने बेचने वाला एक ही, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा, उनकी ही चलती है। मोनोपोली जैसी बात आती है, ठीक है। जैसे मोनोपोली में RBI, ठीक है, बैंकों का बैंक RBI बैंक, तो RBI की चलती है, RBI की मोनोपोली है। इंडियन रेलवे मोनोपोली में आता है, ठीक है। उनकी इतनी बढ़िया सर्विस कोई देगा नहीं, उतने कम प्राइस में देगा नहीं, और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, ठीक है। इंडियन रेलवे इज़ फॉर मोनोपोली। तो बहुत सारे ऐसे कोई जो है एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, और बहुत ही अच्छा मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मार्केटिंग पढ़ रखा है, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पढ़ा रखा है, करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड सारे करा रखे, क्वेश्चन आंसर करा रखे। अभी भी अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ पढ़ लो। नेक्स्ट है द एम ऑफ विच 5-year plans was correct to disequilibrium in the economy। अब डिसइक्विलिब्रियम क्यों होगा था? जब हमारा देश छोड़ के गए थे फॉरेनर, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, अंग्रेज़, तब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था। वो सारा कुछ उन लोगों ने लाइक उनका इरादा नहीं था, उनकी नीयत नहीं थी हमको छोड़ के जाने की या हमको आज़ाद करने की, बट वो फाइनली कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि उनको छोड़ना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन जो थी, फिर जाके उन्होंने छोड़ा। तो वो उन्होंने ऐसी कंडीशन पे हमको लाके छोड़ दिया था कि पूरी जो इकोनॉमी थी हमारी वो डिसइक्विलिब्रियम थी, मतलब कोई बैलेंस नहीं था, वहाँ पे असंतुलन था पूरा का पूरा। तो ये असंतुलन जो था वो फर्स्ट 5-year प्लान में हमको समझ में आया। जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो उस डिसइक्विलिब्रियम को, वो असंतुलन को करेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और फर्स्ट 5-year जो प्लान था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर करेंगे तभी जाके खाने को मिलेगा तो जनता सही रहेगी, खाने की ही लाले थे तब, ठीक है। फिर सेकेंड 5-year प्लान में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चले गए, क्योंकि हमसे 2 से 3 डिकेड पहले ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। अब वहाँ पे इतना जल्दी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और फिर एक पॉइंट आया ना कि वो लोग भी स्टैगनेंट हो गए। अब उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टैगनेंट हो गई। कुछ यूरोपियन देश है जैसे ग्रीस, इटली,
तो ये लोग जो है दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं IMF के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब इनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। ऐसे मत समझो कि एकदम वृद्धि हुई, स्टैगन पॉइंट पे आ गए तो फिर हाँ जो है वहीं पे बने रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप नीचे भी गिर जाते हो, ठीक है। तो ये जो था ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हिस्सा था कि भाई इक्विलिब्रियम अनइक्विलिब्रियम जो चीज़ें हैं या फिर जो असंतुलन चीज़ें हैं उनको सही करना, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन असाइन द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। तो देखो अगस्त 2021 में हम इंडिया वालों ने प्रेसिडेंसी हासिल की है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 टेम्परेरी मेंबर होते हैं और जो 5 टेम्परेरी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 सालों का होता है, ठीक है, 2 सालों का होता है। और जो उनकी प्रेसिडेंसी होती है वो 2-2 महीने तक ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे समझ लो 2-2 महीने तक चलती है। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी हमको अगस्त 2021 में मिल गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्यों बन सकता है ये, क्योंकि हमारा पेपर है ऑनलाइन, DFCCL का पेपर है ऑनलाइन, तो पेपर हमारा पहले ही सेट हो चुका है। जून में ही पेपर लेना था उनको, तो पेपर पहले ही सेट किया था उन्होंने। बट अभी कैसे हुआ, पोस्टपोन हो गया हमारा पेपर। पोस्टपोन होने की वजह से ये लोग ज़रूर करंट अफेयर के क्वेश्चन डालेंगे, भले ये कौन से क्वेश्चन डाले ना डाले, मतलब जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ये चेंज नहीं करेंगे, बट करंट अफेयर के क्वेश्चन डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? क्योंकि पेपर लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब पेपर पोस्टपोन होता है ऑनलाइन पेपर में, ठीक है। ऑफलाइन में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ऑफलाइन में तो जिस दिन पेपर है उसी दिन लीक हो जाता है, ऑफलाइन का तो पूछो ही मत। बट ऑनलाइन की चीज़ मैं बोल रही हूँ कि भाई इसमें होता क्या है कि अगर पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो इसमें ये लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन डालेंगे। इसीलिए अगस्त महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपिक, उसका क्वेश्चन बनेगा। ओलंपिक ध्यान में रखो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी ध्यान में रखो, ठीक है। तो इंडिया को मिली है 2021 अगस्त, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Next question, the military dictator in Myanmar has declared himself the prime minister by increasing the extent of emergency in the country till 2023. वो what is the name of this military dictator? तो जो मिलिट्री को हुआ था म्यांमार में, ठीक है, आंग सान सू की को हटाकर, जो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ पे, उनको हटाकर ये जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इसका नाम क्या है पूछ रहे, तो देखो इसका नाम है जनरल मिन ऑन्ग लियांग, ठीक है। क्या नाम है? जनरल मिन ऑन्ग लियांग करके नाम है। और इनके नीचे इनका कमला हैरिस का नाम दिखाई दे रहा है। कमला हैरिस पहली महिला है जो अमेरिका की VP वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और मुझे लगता है जिस तरह से जो बाइडेन के डिसीजन खराब चल रहे अफगान से रिलेटेड, तालिबान से रिलेटेड, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जो बाइडेन खुद से ही इस्तीफा दे देंगे और कमला हैरिस गद्दी संभाल लेगी। गारंटेड ऐसा होने वाला है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जियो पॉलिटिशियन हैं या जो भी जानकार है उन लोगों का तो यही कहना है कि भाई जो बाइडेन के जितने भी लाइक डिसीजन हुए हैं अभी तक सारे के सारे खराब चले हैं, सारे के सारे काइंड ऑफ कि अपने ही मिलिट्री को कैसे कोई एक तरह से कि शेर के मुंह में देने जैसी बात हो चुकी थी वो। और आपने अगर फॉलो किया होगा न्यूज़ अफगान तालिबान से रिलेटेड तो आपको पता होगा कि भाई इनके डिसीजन कितने गलत चल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना कि भाई कमला हैरिस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, उससे भी ज़्यादा कि पहली महिला है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है USA की, तो ये तो नाम याद ही रखना है। साथ ही साथ इनके रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आएंगे ना आने वाले दिनों में या फिर पिछले कितने चले हैं वो सारे न्यूज़ का फॉलो अप रखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the country's first API industry being open where pharmaceutical salts will be prepared? Pharmaceutical salt will be prepared। तो देखो API एक काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं उसको, बायोटेक्नोलॉजिकल ड्रग होता है। इससे एक्चुअली आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है, ठीक है। पहले इसको एक वो चीज़ इन द सेंस कि भाई सही चीज़ बोल के नहीं देखी जाती थी API को, बट अब इसके बारे में सबके ओपिनियन बदल चुके हैं। इसीलिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बूम होने वाली है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल एजेंसीज पूरे दुनिया में फेमस है और
अब बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है, क्योंकि पहला जो हमारा API इंडस्ट्री है वो ओपन होने वाला है। कहाँ पे ओपन होने वाला है? हिमाचल प्रदेश, सोलन का फलसदा में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फलसदा ऑफ सोलन हिमाचल प्रदेश में ये ओपन होने वाला है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे है, इंडिया का पहला है तो कहाँ पे बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, तो भाई नाम क्या है, सोलन का फलसदा करके, ठीक है, इतना क्वेश्चन बनेगा। आपको ये फुल फॉर्म वगैरह या फिर ये API क्या चीज़ है ये नहीं पूछेगा, बस मैंने आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बात कर दी है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे। क्लास ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड जितना भी DFC से से, मतलब नॉट करंट अफेयर बट जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट मिनट पॉइंट है जो कि आपको करना ज़रूरी है, जो मैंने PYP पेपर से पूरा का पूरा रेफरेंस लिया है, उसका मैंने कंपाइलेशन कर दिया है। मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक कर लेना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट कर देना। 15 मिनट वेट करना, आपके मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में आपको PDF मिल जाएगा। परचेस कर लेना और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, 1 बाय 1 पढ़ना, एक एक चैप्टर अच्छे से ख़त्म करना, ठीक है। जो कंट्री करेंसी कैपिटल है उसके पेज डेली एक एक पेज उसका ख़त्म करो, उसको याद करो। ऐसे नहीं कि एक दिन में याद हो जाएगा, वो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, ठीक है। जो आर्टिकल्स है वो एक दिन में याद नहीं होंगे, बट आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे करोगे आप उसको याद? आप उसको एक एक पेज, 2-2 पेज डेली पढ़ के याद करोगे। एग्ज़ाम को टाइम है, मतलब हमारे पास अप्रॉक्स में कहूँ 20 से 25 दिन और है, तो आप ये किताब अगर परचेस कर लोगे और इसको अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन, गारंटेड सक्सेस की फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और सारे जितने भी आपने मेरे बुक्स खरीद रखे होंगे, अगर 239 वाला खरीद रखा है उसको भी पढ़ो, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। 99 वाला खरीद रखा है उसको भी पढ़ो, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और आने वाला जो बुक है बायोलॉजी इन्वायरमेंट का, वो तो आपके लिए वरदान है जिन लोगों ने अभी तक GK को सही से ढंग से पढ़ा नहीं है। बायोलॉजी इन्वायरमेंट 15 मार्क्स के लिए 100% आएगा। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट तो सिलेबस में नहीं है भाई, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट सिलेबस में नहीं है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है बायोलॉजी की ही एक ब्रांच आती है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बताया जाएगा कि भाई मैं क्वेश्चन हूँ, मैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड हूँ, भाई मैं क्वेश्चन हूँ, मैं बायोलॉजी से पूछा जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों की मैच्योरिटी इतनी हो जानी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई कुछ कुछ ब्रांचेस होती है बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स की जिससे क्वेश्चन बनता है, लाजमी है। तो इन्वायरमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।